लेकिन दोस्तों इनसाइड भी मौसम फखर में खुश आमदीद। दो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट सामने आई हैं। एक ये कि पाकिस्तान ने ऐन उस मुकाम पर जहां भारतीय बहरिया जंगी मशकें कर रही है वहां पर पाकिस्तान नेवी ने भी अपनी जंगी मशकों का आगाज कर दिया है। और उसके साथ साथ पाकिस्तान ने एक ऐसे मिसाइल का तजुर्बा भी किया है जो समंदर से फजा, फजा से फजा, जमीन से जमीन और जमीन से फजा तक मार कर सकता है। ये मिसाइल इस वजह से भी अहमियत का हामिल है कि यह पहला मिसाइल है पाकिस्तान का जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से का हामिल है। इसका मतलब यह है कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का हामिल यह मिसाइल ना तो भारत के डिफेंस सिस्टम को के जरिए शिनाख्त किया जा सकता है इसका, और ना ही भारत का कोई रडार इस मिसाइल को जो है वो डिटेक्ट करने की सलाहियत रखता है। तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान ने दिफाई शोबे के अंदर बड़ी ही इंपॉर्टेंट पेशरफ्त की है। ये दोनों इकदाम जिसका जिक्र मैंने अभी आपके सामने किया, ये किस हद तक अहमियत के हामिल हैं इस पर बात करते हैं और देखते हैं कि इस नए मिसाइल के तजुर्बे से कौन कौन से भारतीय शहर पाकिस्तान के निशाने पर आएंगे, ये मिसाइल कौन सा है, इस मिसाइल की क्या क्या खुसूसियात हैं, और ये कि भारत के मुकाबले में अचानक पाकिस्तान ने बहरी मशकें शुरू करने का फैसला क्यों किया और आज मकबूजा कश्मीर में कौन सी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। इस सारी सूरत हाल पर बात करना मेरे नज़दीक बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल। और ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर जो कि भारत ने शुरू किया था और इसमें उसको इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा था, इसके बाद से लेकर भारत आज तक अपने जख्म चाट रहा है और वो अपनी इस हजीमत को का जो दाग है उसको धोने के लिए किसी मौके की तलाश में। और यही वजह है कि भारत ने अपनी अफवाज को मुसलसल हालत जंग में रखा है। कभी रहीम यार खान के करीब जंगी मशकें करते हैं उनकी बड़ी फौज, कभी राजस्थान में जैसलमेर के मुकाम पर वो अपनी मशकें करते हैं, कभी उनकी फ़ज़ाइया श्रीनगर में जंगी मशकों का आगाज़ कर देती है, और कभी राजस्थान के सहराओं के ऊपर जनाब वो अपनी जंगी मशकों का आगाज़ कर देते हैं। और अब भारतीय बहरिया ने भी अपनी जंगी मशकों का आगाज किया है। हालिया दिनों में भारत की तरफ से बहुत सारे ऐसे ऐलानात और इकदामात सामने आए हैं जो यकीनी तौर पर खित्ते में और ख़ास तौर पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी में इजाफे का सबब है। रिसेंटली भारत ने 4 मिसाइल्स के तजुर्बात किए हैं और इन मिसाइल्स के तजुर्बात को वाज़ेह तौर पर यह बताया गया कि इनका हदफ पाकिस्तान है और पाकिस्तान के अलावा इन मिसाइल्स का कोई और हदफ नहीं, क्योंकि ये मिसाइल्स जो हैं ये शॉर्ट रेंज मिसाइल्स थे। अभी इंडिया ने जो है वो 67 करोड़ जो इंडियन रुपीस हैं उसके जो है वो हथियारों की खरीदारी का उन्होंने ऐलान किया है। और वो इसराइल से स्पाइडर मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी खरीदना चाह रहे हैं जो कि ऑलरेडी उनके पास भी है, लेकिन उसके मजीद यूनिट्स खरीदना चाह रहे हैं ताकि वो इस जंग में जो कि मुमकिन तौर पर होने वाली है इसके ज़रिए वो अपना तहफ़्फ़ुज़ कर सके पाकिस्तानी मिसाइल्स से। इंपॉर्टेंट बात यह है कि कल ही अभी भारत के आर्मी चीफ उपिंदर त्रिवेदी ने पाकिस्तान पर हमले का ऐलान किया और उसके साथ साथ भारत के जो वजीर दिफा हैं राजनाथ सिंह और उनके साथ साथ भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी इस बात का ऐलान किया कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर था इसमें भारतीय बहरिया को अपनी ताकत दिखाने का मौका नहीं मिला। और इस मर्तबा जब भी जंग होगी पाकिस्तान और भारत की, वो अपनी बहरिया को हरकत में लाएंगे और पहला वार भारतीय नेवी की तरफ से किया जाएगा। यह वाज़ेह तौर पर ऐलान पहले भी आया था और अब भी आया है। और राजनाथ सिंह के इस ऐलान के बाद इंडियन नेवी ने अपनी मशकों का आगाज़ किया और इस हवाले से एक नोटम भी जारी कर दिया। और ये जो मशकें हैं ये बिल्कुल पाकिस्तानी समंदरी हदूद से मुत्तसिल भारतीय हदूद के अंदर की जा रही हैं और 4 रोज़ की ये मशकें हैं जिनमें 2 दिन के लिए फ़ज़ाई हदूद की बंदिश का नोटम भी जारी किया गया। इस के जवाब में पाकिस्तान ने भी अपनी जो फ़ज़ाई हदूद है उसको 2 दिन के लिए बंद किया है और उस समुद्री हदूद को भी बंद किया है जो कि भारत के समुद्री हदूद से मुत्तसिल है और जहाँ पर भारत यानी भारत का जनूबी हिस्सा है जहाँ पर वो मशकें कर रहे हैं और उससे मुत्तसिल इलाके के अंदर पाकिस्तानी बहरिया ने भी अपनी
अपनी जंगी मशकों का आगाज कर दिया है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन जंगी मशकों में पाकिस्तान की तरफ से समंदर से फजा में मार करने वाले मिसाइल्स के तजुर्बात या उनको हिट करने की मशकें भी की जा रही हैं। इसके साथ साथ जमहूरी तुर्किया की तरफ से पाकिस्तान के साथ मिलके जो एक नया जंगी बहरी जहाज तैयार किया गया था वो भी इन मशकों के अंदर शामिल है। और अभी रिसेंटली जो पाकिस्तान नेवी के आला अफसरान हैं उन्होंने तुर्किया में जाकर ये जो बहरी जहाज है इसको हासिल किया था और इसको पाकिस्तान की बहरी बेड़े में शामिल किया गया था। इसको भी इन जंगी मशकों में शामिल किया गया है ताकि अगर भारत की तरफ से पाकिस्तान पर किसी तरह का कोई बहरी वार करके पाकिस्तान के पोर्ट सिटी कराची या गवादर को हिट करने की कोशिश की जाए तो फिर उसका मौसर और मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। और इसके लिए पाकिस्तान नेवी का तैयार रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और इसी पर्सपेक्टिव के अंदर पाकिस्तान नेवी की तरफ से ये जंगी मशकें की जा रही हैं। दूसरी जानिब जिस दूसरी खबर का ताल्लुक है वो भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की कि भारत की तरफ से 4 मिसाइल्स तजुर्बात किए गए और पाकिस्तान की तरफ से उसका जवाब दिया जाना ज़रूरी था। अब खबर ये सामने आ रही है कि पाकिस्तान ने बाबर 3 क्रूज मिसाइल का तजुर्बा किया है और ये जो बाबर 3 क्रूज मिसाइल है इसकी रेंज 700 किलोमीटर बताई जाती है और ये भी बताया गया है कि ये जो मिसाइल है ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का हामिल है। यानी इस मिसाइल को ना तो भारत का मिसाइल डिफेंस सिस्टम और ना ही भारत का रडार सिस्टम डिटेक्ट कर सकता है। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सब सोनिक मिसाइल है और ये जो है निहायत दुरुस्तगी के साथ अपने हदफ को निशाना बना सकता है और इस मिसाइल में हर तरह के डिफेंस सिस्टम को चकमा देने की और सलाहियत भी मौजूद है और ये लचक का हामिल भी है। यानी ये जिग-जैग अंदाज में आगे बढ़ के अपने हदफ को निशाना भी बना सकता है। इस वक्त पाकिस्तान में बाबर सीरीज के 3 मिसाइल हैं, बाबर 1 है, बाबर 2 है और बाबर 3 है। बाबर 3 मिसाइल के हवाले से ये बात भी सामने आई है कि ये जो बाबर 3 है ये सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल है। यानी इसको आबदोज के जरिए लॉन्च किया जा सकता है और इसकी रेंज 700 किलोमीटर है और इसके साथ साथ ये मिसाइल जो है वो ज़मीन से भी और उसके साथ साथ फ़ज़ा से यानी जंगी जहाज़ से भी इसको लॉन्च किया जा सकता है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बाबर 3 क्रूज मिसाइल का जो तजुर्बा किया गया है जिसकी रेंज मैंने आपको 700 किलोमीटर बताई है, इस रेंज के हिसाब से ये मिसाइल पाकिस्तान से मुख्तलिफ मुकामात पर से लॉन्च किया जा सकता है और उसके नतीजे में कई इंडियन शहर और कई इंडियन डिफेंस इंस्टॉलेशंस इसके जो है वो रेंज में आती हैं। अगर इस मिसाइल को लाहौर से रेंज किया जाए तो दिल्ली, जयपुर और कई शहर जो हैं वो इसकी रेंज में आते हैं। अगर कराची से इसको लॉन्च किया जाए तो अहमदाबाद, भोपाल और शायद भोपाल से भी आगे वाले इलाके जो हैं वो इस मिसाइल की रेंज में आएंगे। पेशावर से ये मिसाइल लॉन्च करने की सूरत में श्रीनगर, चंडीगढ़ और दिल्ली भी इस मिसाइल की रेंज से आ सकता है। और इसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कई अहम फौजी और स्ट्रेटेजिक इंडियन मुकामात भी इस मिसाइल की रेंज में आ सकते हैं। यह मिसाइल रवायती हथियारों के साथ साथ न्यूक्लियर हथियार भी ले जाने की सलाहियत रखता है। अगरचे ये सब सोनिक मिसाइल है, इसकी रफ्तार कम है, लेकिन इसके बावजूद इसके अंदर जो प्रिसीशन रेशियो है वो ना सिर्फ बहुत ज़्यादा है बल्कि इसके अंदर गाइडेंस सिस्टम और जीपीएस भी निहायत एक्यूरेट अंदाज से हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि पाकिस्तान ने अपने पहले सुपरसोनिक मिसाइल की तैयारी के अमल का आगाज भी कर दिया है। अगरचे अब तक पाकिस्तान ने किसी सुपरसोनिक या हाइपरसोनिक मिसाइल का तजुर्बा नहीं किया। हाइपरसोनिक मिसाइल साजी के मैदान में पाकिस्तान बहुत ज़्यादा काम कर रहा है और इम्कान ये है कि पाकिस्तान बहुत जल्द अपना जो पहला हाइपरसोनिक मिसाइल जो कि आवाज़ की रफ्तार से 5 गुना ज़्यादा तेज़ी से परवाज़ कर सकता है वो जल्द तैयार कर लेगा
और जो पाकिस्तान की तरफ से जो हालिया तजुर्बा किया गया है 11 अगस्त 2025 को बाबर मिसाइल का, ये पाकिस्तान को इलाकाई सतह पर एक मजबूत डेटरेंस भी फराहम करता है और पाकिस्तान की स्ट्राइक कैपेबिलिटीज़ में भी इजाफा करता है। जिस तरीके से मैंने आपसे गुजारिश की कि ये पाकिस्तान का पहला मिसाइल है जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का हामिल है, और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में आना और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का हामिल मिसाइल तैयार करना, ये भी इनफैक्ट अपने अंदर एक बहुत बड़ा कारनामा है जो कि पाकिस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री और पाकिस्तानी फ़ौज ने ये जो कारनामा सरअंजाम दिया है, जिस पर वो यकीनी तौर पर मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। हालिया दिनों में जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की कि कई मौके ऐसे आए हैं जहां पर भारत की तरफ से पाकिस्तान के हवाले से जारहाना मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। इसी पर्सपेक्टिव में पहलगाम वाक़े के मुलव्वस मुल्ज़िमान को, जो कि मुबैना मुल्ज़िमान हैं, उनको मारने का वाक़या भी सामने आया, जिसके बारे में ये दावा किया गया कि ये जो मुल्ज़िमान हैं ये पाकिस्तान से गए हैं और इनका ताल्लुक़ पाकिस्तानी फ़ौज से है और इनके पास से इनके वोटर आईडीज़ भी बरामद हुए। और ये बात सबको मालूम है कि पाकिस्तान में वोटर आईडीज़ की किसी तरह की कोई वो गुंजाइश ही अवेलेबल नहीं है। खैर, रिसेंट डेवलपमेंट ये हो रही है मकबूजा कश्मीर का, जिसका जिक्र मैंने आपके साथ किया था कि मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर मुख्तलिफ शहर, जिनमें श्रीनगर शामिल है, जिसमें राजौरी शामिल है, जिसमें उड़ी शामिल है, पुलवामा और ये जो है पुंछ, यहाँ पर भारतीय फ़ौज बहुत ज़्यादा ऑपरेशंस कर रही है। यहाँ पर मुख्तलिफ लोगों को जिसे हम कह सकते हैं कि दहशतगर्द करार देकर उनको मुकाबले में मारा जा रहा है। और इस हवाले से ये खबर भी सामने आ रही है कि उड़ी के अंदर भी एक इस तरह की कार्रवाई की गई है और वहाँ पर जो है वो इस बात का इल्ज़ाम आयद किया गया है कि अभी रिसेंटली पाकिस्तान से कुछ लोग जो हैं वो एंटर हुए थे, वो पहाड़ के अंदर एक गार में छुपे हुए थे, तो हमने उनको निशाना बनाया। इसके साथ साथ जिससे मैंने आपसे गुजारिश की है कि ये जो मावराए अदालत कत्ल और उनके साथ साथ बिला जवाज़ गिरफ्तारियों की खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं। और इस हवाले से मकबूजा कश्मीर के जो साबिक गवर्नर हैं सत्यापाल, उनकी अचानक मौत भी बहुत बड़े सवालात को जन्म दे रही है, क्योंकि उन्होंने अपनी मौत से पहले जो उनका आखिरी ट्वीट आया था सामने, उसमें उन्होंने अपने आप को निशाना बनाए जाने का इशारा दिया था। और जिस वक़्त पुलवामा अटैक हुआ था, सत्यापाल जो थे वो मकबूजा कश्मीर के गवर्नर थे और गवर्नर होने की हैसियत से वो वफाक को यानी इंडियन गवर्नमेंट को वहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे थे। और उन्होंने मुख्तलिफ अपने इंटरव्यूज़ में ख़ास तौर पर करण थापर को और राहुल गांधी को, जिनको आज ही गिरफ्तार किया गया है इलेक्शन कमीशन के हवाले से, जो उन्होंने इल्ज़ामात आयद किए थे और एक मुजाहरा जो कि इलेक्शन कमीशन के वो बाहर कर रहे थे, उसमें उनको गिरफ्तार किया गया। तो उसमें भी यानी इन इंटरव्यूज़ में सत्यापाल ने वाज़ेह तौर पर इस बात का इजहार किया कि पुलवामा एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। पुलवामा के अंदर जो वाक़या हुआ था फ़ौजियों को निशाना बनाने का, उसमें पाकिस्तान कतई तौर पर मुलव्वस नहीं था। और उन्होंने अपने इन इंटरव्यूज़ में इस बात का एतराफ़ किया कि इंडियन गवर्नमेंट ने, नरेंद्र मोदी ने और भारत के जो कौमी सलामती के मुशीर हैं अजीत दूर, उन्होंने मना किया था सत्यापाल को कि आपने पुलवामा के हवाले से किसी तरह का कोई बयान नहीं देना। उनका कहना था कि मैं पहले चूंकि ये बयान दे चुका था, इसलिए बाद में मुझे रोका गया कि आपने कोई बयान नहीं देना। और जैसे ही ये वाक़या हुआ पुलवामा का, तो उनका ये मानना है कि मुझे फौरी तौर पर इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि इसका निशाना पाकिस्तान ने ही बनना है। तो एक ऐसी शख्सियत जो बबांगे दोहल भारत को पुलवामा वाक़े का ज़िम्मेदार करार देती थी, उसकी अचानक मौत इस सारे ऑपरेशंस को और ज़्यादा मशकूक बना रही है। और कुछ इस तरह के इशारे मिल रहे हैं कि भारत जो है वो किसी नई सरगर्मी की तलाश में है और उसके लिए ये जो माहौल है इनफैक्ट वो क्रिएट किया जा रहा है। और इसी पर्सपेक्टिव में, इस बैकग्राउंड में पाकिस्तानी फ़ौज का तैयार रहना, पाकिस्तान नेवी का तैयार रहना और पाकिस्तान की अपनी डिफेंस डेटरेंस को मज़ीद मुस्तहकम करना, मज़ीद ताकतवर करना, ये पाकिस्तान की ज़रूरत है। और पाकिस्तान अपनी इस
ज़रूरत से, अपने इस डेटरेंस की अहमियत से किसी तौर पर पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि उसका जो दुश्मन है वो बहुत ही ज़्यादा लो लेवल का दुश्मन है और उससे नुबुर्द आज़मा होना यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वेल डन पाकिस्तान आर्मी। अपने आगे ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।